हेलो एवरीवन। ये अनदर क्लास है हमारी नॉर्मेटिव थ्योरीज़ की, जो कि यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की यूनिट 1 में है। इससे पहले हम नॉर्मेटिव थ्योरीज़ के ऊपर 3 क्लासेस कर चुके हैं। फर्स्ट थी इंट्रोडक्शन टू द नॉर्मेटिव थ्योरीज़ और हिस्ट्री ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी, और नॉर्मेटिव थ्योरी क्यों बनाई गई, उनकी वर्किंग क्या है, इसके ऊपर थी पहली क्लास। सेकंड क्लास थी जो 4 नॉर्मेटिव थ्योरी हैं, जो 4 फर्स्ट नॉर्मेटिव थ्योरीज थी, जहाँ से शुरुआत हुई नॉर्मेटिव थ्योरीज की। उनमें से जो शुरू की 2 नॉर्मेटिव थ्योरी हैं, फर्स्ट इज ऑथोरिटेरियन, सेकंड वाज लिबर्टेरियन मीडिया थ्योरी। तो सेकंड क्लास हमारी उसके ऊपर बेस्ड थी। और जो थर्ड क्लास थी वो थी सोवियत कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया थ्योरी पर। तो ये 4 नॉर्मेटिव थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पिछले वीडियो में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी 4th क्लास है नॉर्मेटिव थ्योरी सीरीज की, और इसमें हम 2 ऐसी नॉर्मेटिव थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे जो पहले नॉर्मेटिव थ्योरीज का हिस्सा नहीं थी, या ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव थ्योरीज की लिस्ट में इन 2 थ्योरीज को बाद में ऐड किया गया। ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मीडिया, जैसा कि हम पिछली 2 वीडियोस में जो हमने नॉर्मेटिव थ्योरीज के ऊपर बनाई है उसमें हमने देखा कि मीडिया 2 तरीके से काम कर सकता है। एक हो सकता है इंडिपेंडेंट मीडिया, और एक हो सकता है रूल्ड मीडिया, है ना, किसी के द्वारा प्रेशराइज्ड मीडिया, है ना। और जो दुनिया का मीडिया है वो इन्हीं 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। जब हम ऊपर ऊपर से देखते हैं कि या तो मीडिया स्टेट के कंट्रोल में है, यानी सरकार सत्ता के कंट्रोल में है, या फिर मीडिया आज़ाद है। इसको आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से भी देख सकते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक जर्नलिज्म का इंडेक्स होता है जो हर साल निकलता है। उसमें रैंकिंग दी जाती है देश के मीडिया को, जो मीडिया होता है उनको रैंकिंग दी जाती है। उसमें जो जितना टॉप पे होता है वो उतना इंडिपेंडेंट होता है, और वो जो रैंकिंग होती है वो उसकी परफॉर्मेंस या वर्किंग कल्चर के हिसाब से मिलती है कि कौन सा मीडिया कितना आज़ादी के साथ प्रैक्टिस करता है। तो इस तरीके से मीडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है, एक या तो वो सरकार के दबाव में है या आज़ाद है। ये जो 2 थ्योरी हैं जो बाद में ऐड हुई हैं, इनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, अभी हम आगे पढ़ेंगे इन दोनों थ्योरी को। पहले हम ये समझ लेते हैं कि मीडिया के जो वर्किंग कल्चर्स होते हैं, मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर हम मोटा मोटी देखें तो अवेयरनेस हो सकता है ना। दूसरा हो सकता है न्यूज़ दिखाना। तीसरा हो सकता है सोसाइटी को अपडेट करना। इस तरीके के कुछ कुछ काम है। जैसे एक एजुकेट करना हो सकता है ना, एक एंटरटेन करना हो सकता है, इन्फॉर्म करना हो सकता है ना। तो इस तरीके के कुछ मोटे मोटे काम जो हमें दिखाई देते हैं, या जो हम पढ़ते हैं जब हम जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे होते हैं, ये दिखाई देते हैं हमें ऊपर ऊपर से। लेकिन मीडिया का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता। मीडिया सिर्फ इन्हीं कामों के लिए नहीं बनी होती। मीडिया, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंडियन मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो छोटी मोटी चीज तो नहीं होगी, ये बहुत बड़ी चीज होगी। अगर एकेडमिकली या रिसर्च के पर्सपेक्टिव से देखें, या उसके पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी या इन द कंट्री देखें, तो कुछ बड़ी बड़ी ही एक एंटिटी होगी मीडिया, है ना। तो मीडिया की वर्किंग जब हम इन डेप्थ में जाकर देखते हैं तो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसा नाम भी आता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन, है ना। दूसरा डेवलपमेंट में भी आता है। तीसरा प्रोग्रेस में भी आता है, क्योंकि अगर किसी देश की आपको प्रोग्रेस देखनी है तो आप वहां के मीडिया को भी देख सकते हो। किसी देश के डेवलपमेंट को देखना है तो आप वहां के मीडिया को भी देख सकते हो। किसी देश में लोग कितने आज़ाद हैं, अगर इस चीज़ को जज करना है तो आप ये देख सकते हो कि जो मास पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेंट है मीडिया कल्चर में, या मीडिया स्टडीज में, या मीडिया प्रैक्टिसेस में। वहीं से ये 2 थ्योरीज आई
क्योंकि इससे पहले जो 4 नॉर्मेटिव थ्योरी हैं वो दुनिया को 2 हिस्सों में बांटती हैं। एक, या तो प्रेस गुलाम होगा या फिर प्रेस आजाद होगा। ये जो 2 मीडिया थ्योरी हैं, जिनमें फर्स्ट है डिपेंडेंसी और डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी, और एक है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी। ये जो दो थ्योरी हैं, ये अपना एक नया पर्सपेक्टिव लेके आती हैं मीडिया कल्चर में। अब वो क्या पर्सपेक्टिव है वो हम अभी देखेंगे। पहले थोड़ा सा डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी की तरफ चलते हैं कि ये क्या है, एक एक करके दोनों को देखेंगे। फर्स्ट तो अगर आप हम सब तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की या जर्नलिज्म के किसी भी एग्जाम की, तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें देख लेते हैं कि ये थ्योरी डेनिस मैकक्विल, बहुत फेमस फिलोसफर हैं, इनका नाम आप मेंशन ही कर लो, है ना। इनके द्वारा किए गए सारे काम उनको एक अलग नोट्स बना के भी रख सकते हो, डेनिस मैकक्विल, है ना। ऐसे कई नाम है, जैसे मार्शल मैकलुहान का नाम है ना, और सीबर्ट हैं, एक पेटरसन है, और कई नाम ऐसे जैसे विल्बर और स्क्रैम का नाम है ना, जॉन मिल्टन का नाम है, जॉन लॉक का नाम है। ऐसे ऐसे नाम है, इनको बिल्कुल फ्रेम करा के रख दो, क्योंकि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा सिलेबस डिफाइन होता है जर्नलिज्म का। जैसे एरिस्टोटल है, तो इस तरीके के नामों को तो बिल्कुल हमें याद होने चाहिए कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है जर्नलिज्म में। तो जो डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी है, ये डेवलप करी गई है डेनिस मैकक्विल के द्वारा, इन्फ्लुएंस बाय यूनेस्को डिबेट्स। यूनेस्को डिबेट का जिक्र यहाँ पे क्यों आया है, उसको भी एक बार के लिए देख लेते हैं। थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा मीडिया के। जब कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल पीरियड, तो सिर्फ कॉलोनियल इंपेरियलिज्म नहीं था, बल्कि मीडिया इंपेरियलिज्म भी था। मीडिया इंपेरियलिज्म, मीडिया इंपेरियलिज्म क्या होता है? मान लो किसी देश ने किसी दूसरे देश पे शासन किया, जैसे इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर शासन किया, तो वो जो मीडिया इंडिया के ऊपर थोपा उन्होंने, तो उसको मीडिया इंपेरियलिज्म बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि मीडिया भी तो उनकी इच्छा के अनुसार ही काम किया इंडिया में। जब तक मीडिया रहा, जब तक ब्रिटेन रहा यहाँ पे, उनके शासनकाल में जो मीडिया रहा, तो उनके अकॉर्डिंग काम किया, तो उसको मीडिया इंपेरियलिज्म बोलना कोई बुराई नहीं होगी, है ना। लेकिन जब तक यूरोपियन कंट्रीज ने, स्पेशली जो कॉलोनियल कंट्रीज थी जिन्होंने कॉलोनियल इंपेरियलिज्म को फॉलो किया, उन्होंने दुनिया को फ्रीडम दिया, तब तक वो एक चीज जो कर चुके थे वो था कल्चरल डिमोशन। किनका? रूल्ड कंट्रीज का, रूल्ड कंट्रीज का। यानी उनका जो अपना वर्किंग कल्चर था उन देशों का, जैसे इंडिया का जो वर्किंग कल्चर था, उसको खत्म कर चुके थे वो लोग, है ना। कि मीडिया कैसे काम करेगा, कैसे ऑपरेट करेगा, उसका जो कम्युनिकेशन का फ्लो होगा वो कैसे होगा। तो ये सारी चीजें जब ब्रिटेन गया, तो हर देश में अपना अपना इन्फ्लुएंस छोड़ के गया। अब जितने भी, अब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक जो डेवलप्ड नेशन थे, जो विकसित देश थे, स्पेशली जो ब्रिटिश कंट्रीज थी या जो यूरोपियन कंट्रीज थी। एक थे जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो डेवलप हो रहे थे, आजादी, गुलामी से बाहर निकले थे, आजाद हुए थे। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हाउ कम्युनिकेशन विल फ्लो, हाउ कम्युनिकेशन फ्लोज, कैसे कम्युनिकेशन का फ्लो क्रिएट होगा, कैसे हम एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेंगे इन ग्लोबल मीडिया, पार्टिसिपेंट इन ग्लोबल मीडिया। क्योंकि अगर आपको एक एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है किसी भी ग्लोबल सोसाइटी में, पूरे ग्लोबल विलेज में, अगर आपको अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना है, तो आपका मीडिया स्ट्रोंग होना चाहिए। आपका मीडिया अपना खुद का मीडिया होना चाहिए, जो आपके कल्चर और आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी कंट्री की जो चीज़ें हैं, उनको प्रमोट करे और उनको एक विश्व पटल पर रखे, है ना। और ऐसे रखे जैसे
दुनिया के और जो पावरफुल मीडिया कल्चर्स हैं वो रखते हैं। उसके लिए हमें एक मीडिया की जरूरत पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग मीडिया, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन फ्लो की जरूरत पड़ेगी। वहीं से यूनेस्को ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, या कह सकते हैं स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको प्रमोट करने के लिए एक, यहां जो वर्ड आया यूनेस्को डिबेट्स, उन्होंने एक कमीशन बनाया, मैकब्राइड कमीशन। मैकब्राइड कमीशन मैकब्राइड कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मैकब्राइड कमीशन ने बोला कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो दुनिया का ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको यूरोप कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। उसको कुछ पर्टिकुलर ऐसे देश जो पावरफुल थे या जो उस टाइम पे कॉलोनीज बनाते थे वो कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि हमें करना ये चाहिए कि जो रीजनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो रीजनल कंट्रोल है, जो उस पर्टिकुलर देश का कल्चर है, उसके हिसाब से मीडिया को डिजाइन करना चाहिए। ये मैकब्राइड कमीशन की रिपोर्ट है। मैकब्राइड कमीशन हम बाद में जाकर पूरा भी पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, जब सिलेबस में ये आएगा। तो मैकब्राइड कमीशन एक क्रिएट हुआ जिसने ये पहली बार ये बोला कि मीडिया अपने हिसाब से ऑपरेट होना चाहिए, उस देश के हिसाब से ऑपरेट होना चाहिए और अपने देश को रिप्रेजेंट करे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मीडिया में। तो ये जो थ्योरी है वो उसी पे बेस्ड है, डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी। किसी देश के विकास में मीडिया की क्या भूमिका होती है, वहां से इस थ्योरी का जन्म हुआ है। तो ये बनाई है डेनिस मैकक्विल ने, नाम याद रखना है। यूनेस्को का भी रोल है इसमें, यूनेस्को की डिबेट से बनी है। 1960 से 1970 के दशक में, यानी जब कॉलोनियल पीरियड्स दुनिया में खत्म हुआ, उसके बाद से शुरू हुई। एडिड टू नॉर्मेटिव थ्योरी लेटर, बाद में ऐड हुई है, क्योंकि 1956 में सारी नॉर्मेटिव थ्योरीज आई थी। किसके द्वारा? सीबर्ट, पेटरसन और स्क्रैम, विल्बर स्क्रैम, है ना। इन तीनों ने 1956 में जो नॉर्मेटिव थ्योरीज थी उनको फॉर्मलाइज ढंग से प्रेजेंट किया था। लेकिन ये जो डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी है ये बाद में ऐड हुई नॉर्मेटिव थ्योरी में। अब इसके काम क्या है, जो इसका एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्या है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट गोल। डेवलपमेंट गोल का मतलब है कि जो देश का विकास है वो एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप है, कि मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल, मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल, या कह सकते हैं कि मीडिया भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, डेवलपमेंटल हेल्प। और ऑफ कोर्स ही बात है कि किसी देश का मीडिया जितना सख्त होगा, मीडिया जितना इंडिपेंडेंट होगा, मीडिया जितने ज़्यादा क्वेश्चन रेज करेगा सरकार के साथ, जितना अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ वो प्रैक्टिस करेगा मीडिया को, वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। सेकंड इज मीडिया सपोर्ट। इसको बाद में, अभी हम नोट्स में जब डिटेल में जाएंगे तब देखेंगे कि मीडिया सपोर्ट का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा। पब्लिक अवेयरनेस, यानी इसको कह सकते हैं कि मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्म करे, है ना, वो एजुकेट करे, वो ट्रुथ को सामने रखे, है ना, वो एक तरीके से कहें कि कैंपेनिंग करे। कैंपेनिंग किन चीजों की? अवेयरनेस, किसी भी चीज जो जनता नहीं जानती है, जो ऐसी जनता है जो अभी अभी गुलामी से बाहर निकली है, जो रूरल लोग हैं, जहां तक अभी कम्युनिकेशन के मीडियम नहीं पहुंचे हैं, वहां तक चीजों को पहुंचाने का काम करे। ये 60 के दशक की बात है, आज की बात नहीं है। उस टाइम पे ये थ्योरी आई थी, तो 1960 के दशक में इस थ्योरी ने, डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी ने, इस एक चीज पे फोकस किया। अगला है नेशनल प्रोग्रेस। किसी भी एक देश के विकास में, एक देश की बढ़ोतरी में, कह सकते हैं कि देश को आगे ले जाने में मीडिया भी एक रोल प्लेयर होता है, रोल प्ले करता है। कैसे करता है वो हम अभी देखेंगे। तो ये 4 मेजर पिलर्स हैं डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी के।
जिन पे ये थ्योरी, जिन प्रिंसिपल्स पे थ्योरी बेस्ड है। अब थोड़े से इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर 1 इज मीडिया शुड सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। नेशनल डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए हुए गोल्स होते हैं, गवर्नमेंट गोल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सरकार के अधीन होकर काम करेगी, बल्कि ये ध्यान में रखेगी कि हमारा देश कितनी तरक्की चाहता है, कितनी हो रही है, कितनी होनी चाहिए, है ना। तो जो देश का विकास है, उन गोल्स को अचीव करने में ये अपना सपोर्ट देता है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे जब इंडिया आजाद हुआ तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था इंडिया में, दैट वाज एजुकेशन, हाइजीन, है ना, पॉलिटिक्स, है ना, कम्युनिज्म या कम्युनलिज्म ना, जो कम्युनलिज्म था, धार्मिक जो एक मनमुटाव और धार्मिक दंगे जो चरम पे थे उस टाइम पे, वो सारे मेजर इश्यूज थे इंडिया में। तो यहाँ पे मीडिया अपना एक रोल प्ले करता है कि वो कैसे टैकल करेगा इन सारी चीजों को, क्योंकि सरकार नीतियां बना सकती है, इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी है, लेकिन लोगों तक पहुंचाएगा कौन? उन उन पॉलिसीज को कैसे पहुंचेंगी वो? जैसे सर्व शिक्षा अभियान है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, ये लोगों तक कैसे पहुंचा? सरकार ने तो बना दिया दिल्ली में बैठ के, है ना। जितने भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो रेडी हैं इसको अप्लीकेबल कराने के लिए, लेकिन लोगों में जागरूकता कैसे होगी कि सबको पढ़ना चाहिए, या 12 साल तक 18 साल तक की एजुकेशन जो है वो कंपलसरी एजुकेशन है। तो वहां पे मीडिया रोल प्ले करता है एक देश के डेवलपमेंट में, या जो देश की नेशनल पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट कराने में। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, है ना। इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कैसे? किसी देश को फाइनेंशियल प्रॉफिट तब होंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तब होगा अच्छे से जब उसका पीआर अच्छा होगा, ग्लोबल ग्लोबल पीआर, जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। और इन सब में अपनी भूमिका निभाएगा मीडिया, पीआर करने में भी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, और जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें भी, है ना। तभी एक चेन की तरह फाइनेंशियल बेनिफिट होंगे किसी भी एक देश को। तो मीडिया को फोकस करना चाहिए किसी भी देश के फाइनेंशियल प्रॉफिट पे, क्योंकि मीडिया के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी कंपनी को डुबा सकता है। कुछ लिख दो, कुछ बोल दो, उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, प्रोपागेंडा कर दो, या कुछ भी क्रिएट कर दो। मीडिया के पास इतनी पावर है कि वो गलत कर सकता है। लेकिन मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी देश के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना, फाइनेंशियली, सोशली, यानी समाज को एकजुट करना, है ना, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। और खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जहां थाउजेंड्स ऑफ कास्ट और कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, अगर सोशल हेटरेड होगा, अगर सोसाइटी एक जगह एक जैसे सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगी, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जो कि मीडिया का एक टारगेट होता है, या मीडिया की एक भूमिका होती है देश को डेवलप करना। और कल्चरल डेवलपमेंट, अपने देश को बढ़ावा देना, सोवर्निटी को फॉलो करना। सोवर्निटी यानी अपना कल्चर, अपनी चीजें, है ना, अपने तौर तरीके, अपने धर्म, अपने त्योहार, अपनी वेशभूषाएं, अपना खाना, इन चीजों को बढ़ावा देना जो देश की चीजें, है ना, और उनको ग्लोबली रिप्रेजेंटेबल बनाए। क्लियर? प्रेस फ्रीडम कैन बी लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। प्रेस फ्रीडम कैन बी लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज का मतलब है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड सेगमेंट्स है उन पे फोकस ना करके जो अंडर डेवलप्ड सेगमेंट्स हैं, जो ऐसे लोग हैं या ऐसे तबके हैं जहां डेवलपमेंट अभी हो रहा है या धीमी गति से हो रहा है, उन पे फोकस करना, है ना। ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके
चीज़ों पे उतना फोकस ना करना। प्रोमोट लिटरेसी, यानी पढ़ाई को बढ़ावा दे, सब लोग एजुकेटेड हों, इस चीज़ को बढ़ावा दे। हेल्थ यानी हाइजीन को बढ़ावा दे। और मॉडर्नाइजेशन, अपडेट रहें, है ना, अपडेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, यूजेज, है ना, वर्किंग कल्चर, है ना, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों से मॉडर्नाइज रहें कि जो लेटेस्ट चीज़ें वो हमारे हाथों में होनी चाहिए। तभी मोदी जी बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, पुरानी ट्रेनों को ठीक करे भी नहीं, बढ़िया काम करता है। सपोर्ट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर नेशन बिल्डिंग, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नमामि गंगे मिशन है भारत सरकार का। अब नमामि गंगे मिशन सरकार लॉन्च कर सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन उसके बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए मीडिया भी एक रोल प्ले करेगा। कैसे? जब तक वो लोगों में ये अवेयरनेस इस लेवल तक नहीं फैलाएगा कि गंदगी ना फैलाएं, है ना, हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखें, पब्लिक प्लेसेस में गंदगी ना करें, है ना, तो पॉलिसीज तो बना दी, सरकार बना सकती है हर चीज को, लेकिन अवेयरनेस का काम करता है मीडिया। क्लियर? तो ये थ्योरी बोलती है कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनका इंप्लीमेंटेशन भी अच्छे से होना चाहिए, है ना। मीडिया एक्ट्स एज अ पार्टनर इन डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी देश को आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखेंगे तो दुनिया के जितने भी हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं वहां एक जो कॉमन फैक्टर मिलेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट मीडिया, या एक ऐसा मीडिया जो समाज के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देता है, सरकारों के डेवलपमेंट को नहीं कि ये सरकार आगे बढ़नी चाहिए, नहीं, समाज आगे बढ़ना चाहिए, लोगों की उन्नति होनी चाहिए, लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ना चाहिए, है ना। तो वो एक एक्टिव पार्टनर होता है मीडिया किसी भी देश के डेवलपमेंट में। कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में एक खुद एक पार्टी की तरह रोल प्ले करता है मीडिया, है ना। स्टेट इंटरवेंशन इज जस्टिफाइड इफ इट एड्स डेवलपमेंट। स्टेट इंटरवेंशन का मतलब होता है यहाँ पे, वैसे तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है अगर हम सिलोजिज्म की भाषा में देखें तो। स्टेट इंटरवेंशन उसको कहते हैं जब सरकारें मीडिया में इंटरफेरेंस करने लगती हैं, सरकारें अपने तरीके से मीडिया को मैनिपुलेट करने लगती हैं या अपने तरीके से मीडिया को रन करने लगती हैं, उसको कहते हैं स्टेट इंटरवेंशन इन मीडिया प्रैक्टिसेस। लेकिन इसमें लिखा हुआ है इज जस्टिफाइड, वो तब ठीक है जब वो डेवलपमेंट की बातें करें, है ना। इसी को एक लूप होल कह सकते हैं मीडिया में, है ना, कि समाज का फायदा बताकर पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए मीडिया को यूज कर लेती हैं। एक्चुअल में कोई भी मीडिया एकदम बिकाऊ या दलाल मीडिया नहीं है, वो फॉलो किसी ना किसी मीडिया थ्योरी को ही कर रहा है, लेकिन कुछ लूप होल्स हैं कहीं पे जिनका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठा लेती है ना। जैसे आर्मी ने किसी देश के ऊपर अटैक किया या टेररिस्टों को मारा, वो देश की आर्मी है, पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर उस चीज को जो आर्मी ने करी है उसको अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज कर रहा है, तो मीडिया रोक तो नहीं सकता क्योंकि एक्टिविटी तो हुई है, टेररिस्ट मरे हैं, और फॉर दी सेक ऑफ, अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ करी होगी और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए टेररिस्टों को मारा गया। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है वो गलत है, वो एक लूप होल है। लेकिन मीडिया को रोक भी नहीं सकते क्योंकि किसी की गवर्नमेंट में आर्मी ने वो ऑपरेशन किया है, लेकिन ये है तो लूप होल ही, और ये फायदा उठाना है मीडिया का। जर्नलिस्ट एक्ट एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, है ना, सामाजिक बदलाव का एक एजेंट होता है जर्नलिस्ट, क्योंकि जो काम ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते, जो काम नेता नहीं कर सकते, जो काम पावरफुल लोग नहीं कर सकते, वो मीडिया कर सकता है। किस चीज से? आवाज उठा के, लोगों को साथ में लाके, लोगों को एकजुट करके, किसी एक चीज की मुहिम बना के, एक मुद्दा बना के, वो काम मीडिया कर सकता है। और जो जर्नलिस्ट होता है वो एक एजेंट की तरह काम करता है समाज को एक करने के लिए। इम्फेसिस ऑन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव न्यूज, हमेशा पॉजिटिव न्यूज फॉर नेशन बिल्डिंग ही रहे।
है ना, ताकि विकास होता रहे और एकजुटता के साथ होता रहे। यूज्ड इन न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, जो मैंने यूनेस्को वाला जिक्र शुरू में ही किया था कि जो देश अभी आज़ाद हुए हैं उनमें इस मीडिया थ्योरी को यूज़ किया गया था। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो खैर उस टाइम भी बर्बाद ही था आज़ाद होते हुए ही, है ना, आज भी है ना, लेकिन कुछ देश हैं जिन्होंने उसको फॉलो किया उस मीडिया थ्योरी को और खूब अच्छे रिजल्ट मिले, और उसका प्राइम एग्जाम्पल इंडिया है। वरना इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ इंडिया में रहती हैं, अगर यहाँ का मीडिया गलत से काम करता तो अब तक देश के कई टुकड़े हो चुके होते, ऑलरेडी हो चुके होते, है ना। लेकिन ये मीडिया ही है, मीडिया की पावर कह सकते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की पावर कह सकते हैं, कल्चर की पावर कह सकते हैं, या हमारी सोच और समझ की पावर कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस, इतने रिलीजन, इतने रीजन्स होने के बाद भी हम एक हैं, है ना। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है किसी भी, अगर इस ये सब कुछ नहीं हुआ है तो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है मीडिया ने, है ना। इसके एग्जाम्पल है इंडिया, अफ्रीकन एंड एशियन डेवलपिंग नेशन। अफ्रीका तो पूरा का पूरा ही इस थ्योरी को फॉलो करना चाहिए था, जो कि नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अफ्रीका भी इंटरनली आपस में बटा हुआ है ना। अफ्रीका अगर डेवलप्ड नहीं है आज की दुनिया में तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपस में किसी ना किसी चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं, है ना। जैसे सूडान अपने आप में लड़े जा रहा है, सोमालिया अपने आप में लड़ा जा रहा है ना। तो जितने भी ये इस तरीके के देश हैं, इथोपिया अपने आप में लड़ा जा रहा है, वो जो डेवलप्ड नेशन है उनकी बराबरी करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं या उनसे नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कम्युनिटीज लड़ रही हैं वहां पे। इंडिया के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो ये है कि कम्युनिटीज आपस में नहीं लड़ रही हैं। हालांकि जो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया उसको अगर आप चैनल खोल के देखोगे तो लगेगा कि हिंदू मुस्लिम भिड़े पड़े हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप देखोगे कि कम्युनिटीज आपस में हार्मनी के साथ रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज का। मीडिया कैंपेन्स आर, इसके एग्जाम्पल है मीडिया कैंपेन फॉर फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन, जो इंदिरा गांधी जी ने भी एक बार ये कैंपेन चलाया था कि परिवार नियोजन को ठीक से सोच समझ के करें, और एजुकेशन जैसे सर्व शिक्षा अभियान जैसे कैंपेन हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर चले हैं, तो वहाँ ये इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म क्या है? रिस्क टर्निंग मीडिया इनटू प्रोपोगेंडा। ऑफ कोर्स वही प्रोपोगेंडा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो उसका फ़ायदा उठा सकती है, किसी मीडिया का जो लूप होल मीडिया में है उसका फ़ायदा उठा सकती है फॉर पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट के लिए। क्लियर? ब्लर्स लाइन बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्टेट कंट्रोल। इस मीडिया थ्योरी का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है और जो स्टेट का कंट्रोल है वो आपस में ब्लेंड हो जाता है कि क्या वाकई समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है, ये दिखाई नहीं देता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस मीडिया प्रैक्टिस का इंडिया, है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है वो समाज के विकास के नाम पे अपना फायदा करवा लेती है। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जाम्पल दूं कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी ने जो ये 5 किलो राशन हर महीने वाला सिस्टम है ये शुरू किया है। 80 करोड़ लोगों को चीख चीख के बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन खिलाते हैं। अब उन्होंने इसको इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्रिएट करा है कि हम देश के लोगों का भला करने लग रहे हैं, उनको खाना देने लग रहे हैं, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने लग रहे हैं। लेकिन 5 किलो राशन देना देश के 80 करोड़ लोगों को ये दिखाता है कि 80 करोड़ लोग आज भी उस स्थिति में है कि वो राशन नहीं ले सकते। तो बेसिकली ये एक ड्रॉबैक है डेवलपमेंट का। ये कोई विकास थोड़ी हुआ कि 80 करोड़ लोग चावल की लाइन में लगे हुए हैं, है ना, या गेहूं की लाइन में लगे हुए हैं। वो खुद कमाने लायक नहीं है, ये दिखाना चाहिए। और सरकार क्यों नहीं कमा पा रहे हैं वो इतने रुपए भी, उस पे काम करने चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार ने उस लूप होल का फायदा उठाया, उसको प्रोपागेंडा बना दिया कि हम ये करने लग रहे हैं। हम कहाँ से करने लग रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है 80 करोड़ लोगों को गेहूं खिलाने के लिए हर महीने 5-5 किलो, है ना। तो वो लूप होल को देखा और उसको प्रोपेगेंडा बना दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो इस थ्योरी में जो ये वर्ड है मीडिया सपोर्ट, जो हमने शुरू में छोड़ दिया था, इसका मतलब होता है कि मीडिया इज अ सपोर्टिंग हैंड इन डेवलपमेंट। एक तरीके से वो एक हाथ बटाने वाले इंसान की तरह ही काम करता है। जैसे
इंडियन पार्लियामेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाने का काम करती है, लॉज बनाने का काम करती है। ब्यूरोक्रेट्स क्या करता है, उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको सही जगह से सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। जुडिशरी उसको डिफेंड करने का काम करती है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उन चीज़ों से रिलेटेड तो उसको डिफेंड करे। मीडिया क्या करता है, उन सारी पॉलिसीज को, जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, उनमें एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है। कैसे? जैसे उनको स्प्रेड करना है ना, सोसाइटी वाइज, नेशन वाइज उनको स्प्रेड करने का काम करता है, उनको तेजी से स्प्रेड करने का काम करता है, उनको सही हाथों तक पहुंचाने का काम करता है। एक ऐसे टूल की तरह काम करता है कि कोई चीज जो समाज के लिए बनाई गई है वो समाज को तेजी से और ठीक से और पूरी की पूरी पता चले जैसी वो है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी के। आई होप आपको ये वीडियो, ये वाली जो थ्योरी है वो समझ आई होगी। अब दूसरी जो एडिड नॉर्मेटिव थ्योरी है हम उसकी बात कर लेते हैं, वो है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी। ये थ्योरी भी नॉर्मेटिव थ्योरी में बाद में ऐड करी गई है। जैसे डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी है वैसे ही ये वाली मीडिया थ्योरी भी बाद में ऐड करी गई है। इसके नाम से ही पता चल रहा है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी, है ना। नाम का मतलब ही है कि डेमोक्रेटिक तरीके से जो जनता है वो मीडिया में पार्टिसिपेट करे, है ना। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज को चुनने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए। ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग होती है, ओपन वोटिंग होती है, किसी को भी वोट दिया जा सकता है ना। तो दैट इज डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेंट कौन है? हम लोग, है ना। जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस कह सकते हैं, कंज्यूमर्स कह सकते हैं, पब्लिक कह सकते हैं हम लोग को, जो आम आदमी होता है। तो हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन में एक पार्टिसिपेंट की भूमिका निभाते हैं। इसी को मीडिया थ्योरी में कहते हैं कि जो मीडिया है वो मीडिया जो आम नागरिक हैं उनको एक पार्टिसिपेंट की तरह ट्रीट करता है एक डेमोक्रेटिक सिविल सोसाइटी में। ये कहती है ये थ्योरी। या ऐसा कह सकते हैं कि मीडिया और जो आम जनता है, तो जो आम जनता है वो भी एक तरीके का मीडिया की तरह ही काम करती है ना। उसको अभी हम आगे चल के देखेंगे, है ना। जैसे ये थ्योरी दी है डेनिस मैकक्विल ने, ऊपर वाली थ्योरी भी डेनिस मैकक्विल ने ही दी थी और ये वाली थ्योरी भी डेनिस मैकक्विल ने ही दी है। तो ये नाम आप याद रखना, डेनिस मैकक्विल 1970 के दशक में दी है, ठीक है। 1956 में जो ऊपर वाली 4 नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, अथॉरिटेरियन, लिबर्टेरियन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोवियत कम्युनिस्ट आई थी। और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी और डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी ये दोनों 1970 के दशक में ऐड हुई हैं, पहले नहीं थी, है ना। मेजर फोकस कहाँ होता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी का? फर्स्ट इज कम्युनिटी, यानी जो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि वो राज्य स्तर पे भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से कहें कि मोहल्ला स्तर पे भी हो सकते हैं। तो जो लीस्ट स्मॉल कम्युनिटी है हमारे देश की, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये कहती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी। दूसरा इसका जो स्तंभ है दैट इज पार्टिसिपेटरी मीडिया। पार्टिसिपेटरी मीडिया वो मीडिया होता है जिस मीडिया में आम आदमी भी एक जर्नलिस्ट की तरह भूमिका निभाता है, यानी आम आदमी भी अपने थॉट्स, अपने व्यूज और अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करने के लिए फ्री है और वो एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन यानी इंडियन लोग या जो भी इस मीडिया थ्योरी को फॉलो करते हैं अपने देश में, वो फ्री हैं बात करने के लिए किसी से भी। हमारे देश में कोई रोक टोक नहीं है किससे बात करनी है। ये नहीं है कि मैं ऊपर बैठा हूं तो मुझसे कोई बात नहीं कर सकता। ओपन है हम लोग, क्योंकि ये राइट है हमारा, हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, यानी गणतंत्र नहीं, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक एंगेजमेंट है ना, कि सबका सबको सबके लिए, है ना। तो डेमोक्रेसी की तरीके से चलते हैं, उस तरीके से मीडिया एंगेजमेंट होता है
हमारे देश में, जो इस थ्योरी का एक स्तंभ है। तो ये 4 मेजर पिलर्स हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी के। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। फोकस ऑन ग्रास रूट पार्टिसिपेशन। ग्रास रूट पार्टिसिपेशन होता है वेरी बेसिक एंड लोकल लेवल पर जब पार्टिसिपेशन होता है। लोकल लेवल का मतलब होता है कि देश का जो सबसे ज्यादा वंचित इंसान है वो भी इंडियन डेमोक्रेसी में या इंडियन मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में या उस देश के मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिव पार्टिसिपेंट है बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। दैट इज ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, जो ये मीडिया थ्योरी हमें इजाजत देती है। मीडिया थ्योरी में ऐसा प्रावधान है। दूसरा, ओपोज सेंट्रल मीडिया ओनरशिप, यानी जो गवर्नमेंट का मीडिया होता है, गवर्नमेंट मीडिया है ना, उसको ये अपोज करती है कि सरकारी मीडिया होना ही नहीं चाहिए, सारा मीडिया लोगों के हाथों में होना चाहिए। जनता को अपने तरीके से मीडिया रेगुलेशंस या मीडिया चलाने की इजाजत होनी चाहिए और बोलने की इजाजत होनी चाहिए अपने तरीके से। सरकार की कोई भूमिका ना हो, सरकार डिसाइड ना करे कि क्या, कब और कैसे बोलना है, ये वाला नहीं होना चाहिए, वो ये मीडिया थ्योरी बोलती है। नेक्स्ट, एनकरेजेस कम्युनिटी एंड ऑल्टरनेटिव मीडिया। कम्युनिटी एंड ऑल्टरनेटिव मीडिया, कम्युनिटी मीडिया तो वो होता है जो लोकल लेवल पर अपनी आवाज उठाने के लिए बनाया जाता है। जैसे जो पहला कम्युनिटी रेडियो है दैट इज अन्ना एफएम, जो अन्ना यूनिवर्सिटी ने बनाया था। अन्ना यूनिवर्सिटी, ये एक फैक्ट है, इसको याद भी रखना चाहिए नेट के एग्जाम के लिए कि कम्युनिटी क्या होता है। जो कम्युनिटी मीडिया होता है, तो कम्युनिटी मीडिया होता है जैसे मैं कहूँ कि मैं एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे एक खास तरीके की भाषा बोली जाती है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देहरादून में गढ़वाली लोग हैं, या उत्तराखंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमाऊं। अब गढ़वाल के जो लोग हैं वो कुमाऊं लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, तो गढ़वाल जो है एक कम्युनिटी है ना, तो उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो उसमें मीडिया ऑपरेट करेंगे। कोई भी एक इंडिविजुअल जो गढ़वाली है वो ऑपरेट कर सकता है। दैट इज कम्युनिटी मीडिया, कि वो सिर्फ गढ़वालियों के लिए है, क्योंकि उनकी भाषा और किसी को समझ में नहीं आएगी, राजस्थान को समझ में नहीं आएगी, मध्य प्रदेश को समझ में नहीं, गढ़वालियों को समझ में आएगी। तो दैट इज कम्युनिटी मीडिया। ऑल्टरनेटिव मीडिया यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं ऑल्टरनेटिव मीडिया की। डिपेंडेंसी सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे ना हो। मेरे शहर की खबर है, उसको सबसे अच्छे तरीके से मेरे शहर का मीडिया दिखा सकता है। अगर अमरोहा की कोई खबर है तो वो जो अमरोहा एडिशन का अमर उजाला होगा उसमें वो खबर सबसे अच्छे से छपी होगी, ना कि कहीं और के एडिशन में, है ना। तो दैट इज ऑल्टरनेटिव मीडिया। अब मैं अपने शहर की खबर पढ़ने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे शहर की, मेरे लोकल शहर की खबर है, जब तक कि वो इतनी हाईलाइटेड ना हो कि नेशनल खबर बन गई है ना। दैट इज ऑल्टरनेटिव मीडिया, कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके मेरा अपना, हमारा अपना जो कम्युनिटी का मीडिया है, दैट इज ऑल्टरनेटिव मीडिया। तो उसको ये जो थ्योरी है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी, ये बढ़ावा देती है कि ऑल्टरनेटिव मीडिया होना चाहिए। ऑडियंस सीन एज एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब एक्टिव पार्टिसिपेंट क्या होते हैं कि सिर्फ एक तरफा बात नहीं हो रही है, नॉट ओनली द मीडिया इज क्रिएटिंग द मैसेजेस, बल्कि वो लिसनिंग भी करता है, लिसनिंग द ऑडियंस। या इसको कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, कॉमन पीपल, वो भी अपना चैनल बना सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने तरीके से एक मीडिया रेगुलेशन या मीडिया हाउस को क्रिएट कर सकते हैं, और अपने तरीके से अपनी बात को समाज के सामने रखने के लिए आजाद हैं। दोज आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, कि लोग मीडिया में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं है जो खबर दिखाएंगे, लोग भी दिखाएंगे। इसको अगर मैं दूसरे नाम से बोलूं तो वो हो सकता है सिटीजन जर्नलिज्म, जो एक टाइप ऑफ जर्नलिज्म भी होता है, सिटीजन जर्नलिज्म। सिटीजन जर्नलिज्म, अगर हम इसके रूट्स देखें तो जापान से शुरू हुआ, है ना। तो
इस जर्नलिज्म की जो खासियत है वो ये है कि सब जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आम आदमी भी जर्नलिस्ट है, कोई नेता भी जर्नलिस्ट है, हर कोई जर्नलिस्ट है। जिसके पास जो खबर है और वो उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाह रहा है, उसके पास पूरा अधिकार है। दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेंट होना। इंडिया में ये है, आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हो मीडिया में, आप अपना चैनल बना के खुद से अपने तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको शुरू कर सकते हो, जिम्मेदारी आपकी होगी बस, जो भी बोल रहे हो आप, है ना। मीडिया शुड रिफ्लेक्ट लोकल नीड्स। बेसिकली इसमें भी IR वाला रूल लगता है कि इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला रूल लगता है मीडिया में भी, कि सोसाइटी की खबर, है ना, मीडिया से टकराने के बाद सोसाइटी के पास जाना, है ना। तो सोसाइटी से एक खबर आई, है ना, सोसाइटी से एक खबर आई, मीडिया से टकराई और वापस सोसाइटी के पास चली गई, है ना। मीडिया बस क्या करता है, उसको रिफाइन कर देता है, उसको एक पैटर्न के साथ लिख देता है, उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट कर देता है। बाकी खबर वो सोसाइटी की ही होती है और सोसाइटी के पास ही जाती है। तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लोकल नीड्स, की जो समाज की ज़रूरत है वो पूरी करे, उनको दिखाए मीडिया, है ना। तो ये भी इस मीडिया थ्योरी का एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, सपोर्ट माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। माइनॉरिटी यानी जो दबे कुचले लोग होते हैं, ऐसे लोग जो बहुत छोटी कम्युनिटी में, जैसे इंडिया में पारसी एक कम्युनिटी है ना, पारसी, तो वो बहुत कम नंबर में है, तो अगर उनकी आवाज़ उठानी है ना, तो उनको भी पूरा अधिकार है कि भले ही वो एक बहुत छोटी कम्युनिटी है, लेकिन पूरा अधिकार है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपके लिए भी मीडिया वैसा ही है जैसा बड़ी कम्युनिटीज के लिए। अनदर इज मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, यानी जो एकजुटता के साथ उठी हुई आवाजें होती हैं, है ना, या ऐसी आवाजें जो दबी पड़ी हैं लेकिन फिर बाद में बाहर निकल के आई हैं, दोज आर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। क्लियर। प्रीफर्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये एक मेजर चीज है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को समझने के लिए पहले दो तरीके का जर्नलिज्म होता है। एक हो सकता है, एक तो यही हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, है ना, और दूसरा वर्टिकल, इसमें डायगोनल भी होता है। अब ये किस टाइप के कम्युनिकेशन है, इनको भी समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कह सकते हैं कि जो पार्टी ए है और जो पार्टी बी है, उनमें ये वाला डिफरेंस ना हो कि ये ऊपर है ये नीचे है, या ये नीचे है और ये ऊपर है। ये दोनों इक्वल हैं जब बात कर रहे हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। जो ए पर्सन है वो भी वैसे ही बात करे जैसे बी पर्सन बात कर रहा है। जैसे मान लो जो पार्टी ए है और जो पार्टी बी है, वो दोनों समान लेवल पे एक दूसरे से बात कर रही हैं। मान लो एक IAS है और एक कांस्टेबल है ना, तो ये जो दो हैं, इनमें जो कॉन्वर्सेशन होगी दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। एक ऊपर बैठे हुए अधिकारी है जो नीचे बैठे हुए कांस्टेबल से बात कर रहा है, नीचे के पद पे बैठे हुए, तो दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। या तो वो अपवर्ड होगी नीचे से ऊपर की तरफ, या डाउनवर्ड होगी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है कि कोई किसी भी पद पे बैठा हो कोई मायने नहीं रखता, कोई निचले पद पे है या ऊपर के पद पे, कोई मायने नहीं रखता। कम्युनिकेशन दोनों के बीच में एज अ ह्यूमन, एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ सोसाइटी, या एक फ्री वॉइस के साथ होती है कि सबको बोलने का समान अधिकार है, बिल्कुल वैसे ही कम्युनिकेशन होगी। तो ना वो वर्टिकल कम्युनिकेशन है कि ऊपर बैठा है नीचे बैठा है, ना वो डायगोनल है कि बड़े पद पे है या निचले पद पे है या कैसे पद पे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, दोनों के पास बोलने का समान अधिकार है, सेम तरीके से बिहेव और बात करेंगे जब कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी कहती है कि देश में या मीडिया में या जो पार्टिसिपेंट हैं वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को फॉलो करेंगे, है ना, जो सेम लेवल पे आके जो बातचीत होनी है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। टेक्नोलॉजी इनेबल्स सिटीजन जर्नलिज्म, ये हमने ऊपर भी बात करी कि
डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देती है जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। ये दोनों बेसिकली सेम ही पॉइंट है। जब कॉमन पीपल मीडिया प्रैक्टिस करते हैं, मीडिया प्रैक्टिस यानी वो भी एक जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को एक्टिव पार्टिसिपेंट और सिटीजन जर्नलिस्ट बोला जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट लगभग सेम है। इसके एग्जाम्पल हैं कम्युनिटी रेडियो, मैंने पहले ही एग्जाम्पल दिया, इंडिया का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो जो अन्ना एफएम है। ब्लॉग्स, जो आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है, ब्लॉग बनाना कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका पूरा ब्लॉग बनाओ। और सोशल मीडिया पे हम ओपन है, हम अपना चैनल बना सकते हैं। जैसे ध्रुव राठी का इतना बड़ा चैनल है, जर्नलिज्म ही कर रहे हैं, ओपन एक्सेस है, अपने तरीके से कर रहे हैं। नीतीश राजपूत है या शमदीश भाटिया है या द देशभक्त वाले आकाश बनर्जी हैं, तो ये सब लोग इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि अपने तरीके से जर्नलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू जर्नलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सपोर्ट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया पावर कहते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर, गवर्नमेंट कंट्रोल को अवॉइड करते हैं, है ना। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन या सेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं कि केंद्रीकरण कर दिया है, इसका सरकारीकरण कर दिया है, तो सरकारी नहीं होगा, लोगों के हाथ में सत्ता होगी मीडिया की। तो इसको बढ़ावा देती है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी। मीडिया ओनरशिप शुड बी डाइवर्स, यानी अवॉइड मोनोपोली, है ना। मीडिया मोनोपोली अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि कोई एक आदमी ही पूरा मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, कि उसी का डिजिटल मीडिया है, उसी का नेशनल मीडिया है, उसी का न्यूज़ चैनल है, उसी के न्यूज़पेपर हैं, उसी के सारी साइट्स चल रही हैं, वेबसाइट चल रही है, वो सब उसने खरीद लिया पैसे के दम पे, अंबानी जी अडानी जी की तरह, है ना। तो मीडिया में ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ डाइवर्सिटी है ना, कॉम्पिटिटिवनेस है कि मीडिया में कंपटीशन होगा, कोई एक मोनोपोली नहीं बैठ सकती मीडिया को कंट्रोल करके। इसके क्रिटिसिज्म क्या है? लिमिटेड रीच एंड सस्टेनेबिलिटी। लिमिटेड रीच इसलिए है क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे काम करता है ना, छोटे लेवल पे काम करता है। तो अगर गढ़वाल का चैनल है तो वो सिर्फ गढ़वाल को ही सेंटर में रख के बात करेगा, तो और लोग क्यों ही देखेंगे, तो रीच सिर्फ गढ़वाल तक ही रहेगी। अगर कोई ऐसा जैसे मैथिली बोलने वाले लोग हैं तो वो मैथिली तक ही सीमित रहेगा, बाकी के लोग नहीं देखेंगे, हरियाणा वाले नहीं देखेंगे उसको, तो रीच लिमिटेड ही होगी। और सस्टेनेबिलिटी इसलिए मुश्किल है क्योंकि ऐसा मीडिया सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि मीडिया प्रॉफिट पर्पस पे भी चलता है। एनजीओ की तरह मीडिया ऑपरेट नहीं कर सकता, उसको ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और अगर कोई मीडिया कोई 1 लाख 2 लाख या इतने लोगों के लिए ही मीडिया हाउस बना हुआ है, तो उस हाउस को चलाने का जो खर्चा है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा जो उस ऑडियंस के देखने से या यूज़ करने से नहीं निकलेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अमरोहा से हूँ, तो अमरोहा का एक न्यूज़पेपर शुरू करता हूँ, तो अब कितनी कॉपीज बिक सकती हैं मेरी, या ऐसी मैं कितनी खबर छाप दूंगा जो अमरोहा में हाईलाइट हो जाए, इम्पॉसिबल। तो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा इस तरीके के मीडिया को, है ना। और लास्ट क्रिटिसिज्म है इसका, चैलेंज्ड बाय कमर्शियल मीडिया डोमिनेंस, कि जो पैसों पर चलने वाला मीडिया है, जो बहुत बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, उनके द्वारा आपको चैलेंज किया ही जाएगा, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को कि एक छोटा मीडिया हाउस है जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा हो गया है ना, या नॉन प्रॉफिट पर्पस में खड़ा हो गया, तो उसको वो चैलेंज करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो आज हमारी जो नॉर्मेटिव थ्योरीज़ हैं, जो 6 की 6 नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं, 4 जो पहले थी और 2 जो बाद में ऐड हुई, वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। आपको जो मेजर चीज़ें इसमें याद रखनी है सारी थ्योरीज में, आप पुरानी वीडियो भी आई होप कि जाकर देखेंगे, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो एक तो नाम 6 की 6 थ्योरी का, किसने दी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है अगर मैं बोलूँ तो, है ना। ईयर सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई इस तरीके की स्टोरी है जैसे इन्फ्लुएंस बाय यूनेस्को डिबेट्स, पिछली थ्योरीज में भी ऐसा है, तो वो ज़रूर आपको लिस्ट बनानी है या पढ़ाई करनी है या नोट्स में उसको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज जो उनका
मेन पिलर्स हैं हर एक थ्योरी के इंडिविजुअल, जैसे इसके ये हैं चारों, है ना। तो ये आपको याद रखने हैं। फिर कौन सी मीडिया थ्योरी किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, क्या बताती है वो मीडिया थ्योरी, क्या काम करने के लिए बोलती है ना, कैसे मीडिया के लिए रेगुलेशंस बनाती है वो मीडिया थ्योरी, वो आपको याद रखने। और सबसे मेजर चीज़ है इनको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि 6 नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं और जब आप मोटा माटी पढ़ोगे तो वो कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि कौन सी थ्योरी में क्या है ना। तो उनको डिफरेंशिएट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। क्वेश्चंस जो मीडिया थ्योरीज से बनते हैं वो एक तो यही बनते हैं कि ईयर वाइज अरेंजिंग ऑर्डर पूछ लेता है कि कौन सी थ्योरी कब आई, मैचिंग करा सकता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी, है ना। एक तरफ इस तरीके से कर देगा कि एक तरफ थ्योरी का नाम है और एक तरफ जिसने बनाई है, प्रोपोजर कह सकते हैं उसको, जिसने प्रपोज करी है ना। अब इधर 1 2 3 और 4 और इधर ए बी सी और डी। अब इनका मैच करो कौन सी थ्योरी किसने दी है, इस तरीके से कर सकता है। अरेंजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बोल सकता है कि ईयर वाइज अरेंजिंग ऑर्डर में लगाओ या ईयर वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये करने के लिए बोल सकता है ना। दूसरा प्रिंसिपल्स पूछ सकता है कि वो बोल देगा कि जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से 4 ऑप्शन लिबर्टेरियन थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो दिए होंगे 6, आपको उनमें से 4 फाइंड आउट करने हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन एनटीए सेट कर देता है। तो आई होप आपको ये नॉर्मेटिव थ्योरी समझ में आई होंगी दोनों। और इससे पहले जो 4 नॉर्मेटिव थ्योरीज हैं उनका वीडियो भी आप जाकर देखेंगे अच्छे से इन डेप्थली समझने के लिए। मिलते हैं किसी और नए कॉन्सेप्ट, किसी और नई चीज़ के साथ जर्नलिज्म के सिलेबस से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।